तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 दो चरों की रैखिक समीकरण एवं असमीकाई। पिछले वीडियो में हमने देखा रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप और उससे रिलेटेड 3 प्रकार की स्थितियां। पहली स्थिति में हमने देखा था रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रेखाएं संपाती हैं और अनेक हल हैं। हल की प्रकृति पढ़ी थी, अनेक हल। दूसरे में हमने देखा था रैखिक समीकरण युग्म संगत है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती थी और एक अद्वितीय हल था, एक अद्वितीय हल। तीसरी स्थिति में था असंगत, रैखिक समीकरण युग्म असंगत। और असंगत कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। इन तीनों के लिए हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना की थी। कहीं बराबर आया, कहीं बराबर नहीं आया, कहीं दोनों स्थितियां थी, पहले बराबर बाद में बराबर ना होना। तो उसी के आधार पर ये 3 प्रकार की स्थितियां हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ में हल करते समय जो पहले की स्थिति है, जिसको हम आलेखीय रूप बोलते हैं या ज्यामितीय अथवा ग्राफीय रूप बोलते हैं, उस रूप में समीकरण को परिवर्तित करना, ये सबसे मोस्ट पार्ट है ग्राफ का। ज्यादातर क्या होता है कि शिकायत ये रहती है बच्चों की कि सर हमें ग्राफ समझ में नहीं आता। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आता? देखिए, सबसे पहले हम जब ग्राफीय विधि में इसको हल करेंगे तो जरूरी है कि हमें समीकरण का ग्राफीय, आलेखीय अथवा ज्यामितीय, ये तीनों नाम एक ही हैं, अथवा ज्यामितीय रूप, ये समझ में आना चाहिए। देखो, पहले जो हमने पढ़ा, जैसे कोई भी एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7। इस समीकरण का रूप कैसा है? बीजगणितीय रूप। ये था बीजगणितीय रूप। इस 7 को इधर ले आएंगे तो भी ये बीजगणितीय रूप ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? बीजगणितीय रूप की समीकरण। परंतु जब ये समीकरण हमें प्रश्न में मिलेगी तो सबसे पहला काम होता है कि उसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको 2 बातें हैं जो ध्यान रखनी है, 2 कंडीशन है इसके लिए। उस कंडीशन को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, अगर आपने इस कंडीशन को छोड़ दिया ना तो हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। ये वो कंडीशन है जिसमें बार बार पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फर्स्ट, देखो हमारे सामने 2 चर होंगे समीकरण में, x एंड y। ग्राफीय रूप में क्या होता है कि आप उस समीकरण को x अथवा y किसी के भी बराबर बना सकते हो। परंतु पहली शर्त क्या कहती है कि यदि आप x या y किसी के बराबर भी बनाते हो तो ध्यान रहे वो दोनों में से जिसके बराबर बनाते हो वो सिंगल हो। सिंगल का अर्थ यानी उसका जो गुणांक है, चर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। जैसे x प्लस 2y बराबर 7। अब इस समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है? 1, यानी ये सिंगल x होना चाहिए। ये है इसकी पहली शर्त। ठीक है। अगर हम इस समीकरण की बात करते हैं तो हम आलेखीय रूप किसके बराबर बनाएंगे? x के बराबर, क्योंकि ये सिंगल है।
अगर यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 7 होता, यानी ये 2 इस x के साथ में होता, तो हम आलेखीय रूप किसके बराबर बनाते? y के बराबर, क्योंकि यहाँ y सिंगल है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको जो भी चर आप लेते हो वो सिंगल देखोगे, सिंगल के बराबर में बनाओगे, ठीक है। पहली शर्त सिंगल। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, यानी दूसरी शर्त। सिंगल के साथ साथ दूसरी कंडीशन में आप देखोगे पॉजिटिव, यानी धनात्मक मान। पहले सिंगल देखना है, पहले सिंगल और उसके बाद में धनात्मक, यानी x या y जो भी आप लेते हो वो धनात्मक होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो एक्स प्लस वाई बराबर 8, ये एक समीकरण आई। हम चाहते हैं कि इसका आलेखीय रूप बनाएं, तो आलेखीय रूप के लिए जो दो शर्तें बताई गई थी उसके अनुसार पहली शर्त क्या है कि दोनों में से सिंगल को छांटिए। अकेला कौन है जिसका गुणांक 1 है? तो देखो x के गुणा में 2 है, जबकि y अकेला है, ठीक है। हम y के बराबर आलेखीय रूप बनाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि धनात्मक होना चाहिए, यानी y धनात्मक भी होना चाहिए। तो y धनात्मक है तो हम इसका आलेखीय रूप किस प्रकार बनाएंगे? देखो y यही रहेगा, सिंगल है, धनात्मक है। इस 2x को ले जाएंगे दूसरे पक्ष के अंदर, तो दूसरे पक्ष में पहले से कौन है? 8, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, यही रहेगा। 8 पहले से था और ये 2x जो प्लस का है इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। तो ये बनता है आलेखीय रूप। यानी कहने का अर्थ ये है कि समीकरण के जो दो पक्ष होते हैं उन दोनों पक्षों में से एक पक्ष में अकेला चर होना चाहिए, सिंगल चर राशि होनी चाहिए एक पक्ष में, ये अकेली होगी एक पक्ष में, चाहे वो पहले में हो चाहे दूसरे में हो, ठीक है। सिंगल चर एक पक्ष में। एक और देखते हैं इसमें, अगर यहां माइनस होता तो हम समीकरण किसके बराबर बनाते? देखो ये दोनों शर्तें ध्यान रखनी है बस। पहली शर्त क्या कहती है? दोनों में से जो चर सिंगल है उसके बराबर। सिंगल कौन है? y। समीकरण किसके बराबर बनाएंगे? y के बराबर। अब दूसरी शर्त को ध्यान में रखो। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि अगर आप y के बराबर बनाते हो तो y कैसा होना चाहिए था? धनात्मक, परंतु यहां कैसा है? ऋणात्मक। कोई बात नहीं, हम इसको धनात्मक बना लेंगे। सबसे पहले हमने ये तो स्पष्ट कर लिया कि हमें समीकरण यानी जो आलेखीय रूप है वो y के बराबर बनाना है। तो इस y को धनात्मक बनाइए। धनात्मक कैसे बनाएंगे? जब हम इस y को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो ये देखो 2x यहीं पे रहेगा, इस 8 को इधर ले जाओ, -8 हो जाएगा और y चला जाएगा दूसरे पक्ष में और प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो इस 8 को हम इधर लाए, माइनस का हो गया, y को इधर लाए, प्लस का हो गया। यानी धनात्मक हम बना सकते हैं पक्षांतरण करके, धनात्मक तो हम बना सकते हैं। आपको छांटना क्या है? सिंगल। यानी पहली शर्त पे विशेष ध्यान देना है। सिंगल नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। सिंगल था, प्लस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। y बराबर 8 - 2x बना। जैसे यहां माइनस आया तो पहली शर्त कहती है कि आपको आलेखीय रूप y के बराबर ही बनाना है। तो ठीक है, हम y के बराबर बना रहे हैं, परंतु y ऋणात्मक था। इसको धनात्मक बनाने के लिए हम y का पक्षांतरण करेंगे। जब हम y का पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे पक्ष की संख्याओं को पहले पक्ष में ले आएंगे। यानी ये 8 इधर आ जाएगा और y दूसरे पक्ष में चला जाएगा। तो ये बन गया आलेखीय रूप। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये y हम लिख दें पहले और इसको लिख दें हम आगे, 2x माइनस 8। ये है दूसरी समीकरण का आलेखीय रूप। समझ आया? यानी आलेखीय रूप आप इसको पहले से ही बनाओगे और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। ग्राफ के अंदर एक सारणी बनाएंगे, उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। लेकिन जरूरी है कि हम आलेखीय रूप कैसे बनाएं, यही सबसे ज्यादा मोस्ट है
ये इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम मान रखें तो हमें बार बार पक्षांतरण करने की नौबत ना आए। समझ आया? ये था पहला स्टेप जिसके अंदर चर सिंगल होता है। फिर देखिए, मान लीजिए कि कोई समीकरण ऐसी आती है x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। आप समीकरण किसके बराबर बनाना चाहते हो, यानी आलेखीय रूप किसके बराबर बनाना चाहते हो? तो देखो, x भी सिंगल y भी सिंगल, किसी के बराबर भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि x के बराबर बनाए तो फिर दूसरी शर्त पे ध्यान देना, क्या x धनात्मक है? बिल्कुल है, बना सकते हो। x को यहीं रहने दो, ये दोनों संख्याएं दूसरे पक्ष में भेज दो। तो ध्यान रखना, पहले माइनस वाले को भेजना, बाद में प्लस वाले को भेजना, ताकि वो निशान चेंज हो जाए। -7 था, प्लस का 7 हुआ, प्लस y था, माइनस y हुआ। ये पहला आलेखीय रूप। परंतु कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने x के बराबर ही बनाया है तो y के बराबर क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, y अकेला है, बना सकते हो, सिंगल है। और दूसरी शर्त धनात्मक भी है, तो आप y के बराबर भी बना सकते हो। तो y के बराबर क्या बनेगा? देखो, ये 7 उधर जाकर के प्लस का और x इधर आकर के माइनस का, तो ये दोनों ही रूप सही है, चाहे x के बराबर बनाओ चाहे y के बराबर। परंतु जहां मिक्सअप संख्याएं आती हैं तो वहां ध्यान रखना, सबसे पहली शर्त सिंगल उसको छांटना, दूसरी धनात्मक उसको छांटना। ठीक है, सिंगल है और ऋणात्मक है तो इस तरह से पक्षांतरण करके धनात्मक बना लेना। ये थी इसकी पहली स्थिति आलेखीय रूप की। समझ आया? एक दो बार अभ्यास करो, सिर्फ आलेखीय रूप बनाना सीखो। अगर हमें आलेखीय रूप समझ में आ गया ना तो ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आपको इसके आगे वाले स्टेप बताएंगे। अब देखते हैं एक ऐसी समीकरण जिसमें यदि x अथवा y दोनों चर में से कोई भी अकेला ना हो, यानी सिंगल ना हो, तब क्या करेंगे? इसके लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 12। ये एक समीकरण मिली। अब आलेखीय रूप, आलेखीय रूप के अंदर पहली शर्त क्या कह रही थी हमें? सिंगल होना चाहिए भी, अकेला देखो। और दूसरी शर्त क्या कह रही थी? पॉजिटिव देखिए, धनात्मक मान। दोनों का ध्यान रखना है, पहले ये और बाद में ये। तो देखो, इसमें से सिंगल कौन है जी? x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, सिंगल तो कोई भी नहीं है। तो फिर दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त कहती है धनात्मक मान को लीजिए। अब धनात्मक तो x वाला मान भी है और y वाला भी है, दोनों ही धनात्मक है। अब फिर से आपकी चॉइस, चाहे x बराबर बना लो चाहे y के बराबर बना लो, क्योंकि दोनों ही धनात्मक है और दोनों ही सिंगल नहीं है। तो अब सिंगल नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए, प्रथम स्थिति बताता हूं इसके अंदर, यदि कोई स्टूडेंट x के बराबर आलेखीय रूप बनाना चाहे तो आप क्या करेंगे? इस x वाली संख्या को यहीं छोड़ देंगे पहले पक्ष के अंदर, इस प्लस 3y को भेज दोगे दूसरे पक्ष के अंदर जहां 12 पहले से था। ये प्लस का 3y इधर आकर हो जाता है माइनस का 3y। ठीक है, परंतु आलेखीय रूप की शर्त क्या थी भाई? x के साथ में कोई भी अचर पद नहीं होना चाहिए, इस 2 को भी दूसरे पक्ष में भेजना है। x बराबर, अब ये 2 इस x के गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहां जाती है? भाग में, यानी इन दोनों के भाग में नीचे चली जाएगी। अब ये x अकेला बच गया और ये बन गया इसका आलेखीय रूप अथवा ग्राफीय रूप। अगर कोई ये चाहे कि नहीं हमें x के बराबर नहीं बनानी, तो उसके लिए आती है दूसरी स्थिति। अगर कोई स्टूडेंट y के बराबर आलेखीय रूप बनाना चाहे तो वो y को यहीं छोड़ देगा, प्लस का है, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इस 2x को भेज देगा दूसरी साइड जहां 12 पहले से था
ये 2x इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। अब देखो y के साथ में जो संख्या है उसको भी भेजना है, तो 12 माइनस 2x, अब ये 3 कहां जाएगा, इनके भाग में। यानी जब कोई संख्या यानी जब कोई चर x या y सिंगल नहीं होता है तो फिर उनके बटे में कोई ना कोई संख्या आती है, और जब ये संख्याएं भाग में आती है तब यहां से थोड़ा सा प्रश्न उलझ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि भाग से बचने के लिए हमने पहली शर्त को देखा था। भाग से बचने के लिए अब नीचे 3 आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप x का ऐसा मान लोगे जो बाद में 3 से विभाजित भी हो जाए इसको हल करने के बाद। यहां y का ऐसा मान लोगे जो हल होने के बाद में इस 2 से विभाजित भी हो जाए। यदि 2 से विभाजित नहीं होता है या यहां 3 से विभाजित नहीं होता है तो फिर हमारा प्रश्न गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमने पहली शर्त को देखा था कि आप समीकरण किसके बराबर बनाओ, सिंगल जो हो, चाहे x हो चाहे y हो, परंतु नहीं मिलता है कोई भी, तब हमें इस तरह की आलेख्य रूप बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी स्थितियां आलेख्य रूप की। अब देखो मान लो किसी में चर सिंगल भी है, फिर भी कुछ बच्चे इस सिंगल के बराबर ना बना करके और y के बराबर समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। यानी y के बराबर आलेख्य रूप बनाए तो क्या ये गलत होगा? ये नहीं, बिल्कुल सही होगा, परंतु शर्त यह है कि आलेख्य रूप आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप x के बराबर ही बनाओ, लेकिन थोड़ी सुविधा रहे इसके लिए हम ये 2 शर्तें इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अगर कोई y के बराबर बनाए ना तो देखो 3y को यहीं छोड़ देगा, x को भेजेगा दूसरी साइड, माइनस का हो जाएगा। अब y को यहीं छोड़ करके ये 3 कहां जाएगा, भाग में। यानी जब चर सिंगल होता है तो भाग वाली स्थिति नहीं आती, और जब कोई संख्या होती है चर के साथ में तो वहां पर भाग वाली स्थिति बन जाती है। बस x के बराबर बनाओ चाहे y के बराबर, गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही है। तो ये है स्थितियां आलेख्य रूप की। अब देखिए प्रश्न के अंदर कई बार आता है दी गई रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफीय विधि से हल कीजिए, या आलेख्य विधि से हल कीजिए, या ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। तो ध्यान रखना, ग्राफीय रूप, आलेख्य रूप अथवा ज्यामितीय रूप ये एक ही बात है। और ये जो हमने x को अकेला एक तरफ रख करके और जो एक नई समीकरण बना दी, इस समीकरण का जो रूप हमने चेंज कर दिया, ये रूप क्या कहलाया, आलेख्य रूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये आलेख्य रूप हम क्यों लेते हैं, कहां काम आता है। तो ध्यान दीजिए, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये जो चैप्टर है ये एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबर का है, और 6 नंबर का जो सवाल है वो हम बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी डिटेल करनी है, फिर उसको ग्राफ के अंदर दिखाना है, ग्राफ के अंदर दर्शाना है, और ग्राफ से ही इसका आंसर निकालना है। तो देखो ग्राफ की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि ग्राफ के लिए जो मान है वो हम कैसे प्राप्त करें, उसकी जो सारणी है वो हम कैसे बनाएंगे। तो उस सारणी के लिए अब हम एक समीकरण युग्म ले रहे हैं। तो 4.1 प्रश्नावली जो है ना, उसके अंदर पहला सवाल जो है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में हमने कल बात की थी। उसमें दिया गया था कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं वो संगत है या असंगत जांच कीजिए। तो संगत असंगत की बात हमने कल कर ली थी, वही है। अनुपात ज्ञात करने हैं, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो संगत, तीनों बराबर नहीं होते हैं तो भी संगत, पहले 2 बराबर है परंतु c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो असंगत। तो यही बताना था पहले सवाल के अंदर। अब हम उसको ना लेकर के अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, सवाल नंबर 2।
दूसरे का पहला x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। यह है एक रैखिक समीकरण युग्म। और प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इस दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी प्रश्न के अंदर और 2-4 स्टेप जोड़ दिए जाते हैं जो ग्राफ बनने के बाद में भी हो सकते हैं। ग्राफ के बाद में आता है लगभग, कहीं आता है मान निकालना, कहीं आता है छायांकित भाग करना, कहीं आता है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना या किसी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो वो सारी स्थिति हमें पता चलती है ग्राफ के अंदर। अब इसी प्रश्न के अंदर हम जोड़ करके और आगे इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले आलेखीय रूप और उसके मान की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आलेखीय रूप। देखो 2 समीकरण है क्योंकि युग्म में मिलती है हमें। ये आप ध्यान से समझना और इसको उतारते रहना, उतार करके और अगले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। आज हम सिर्फ सारणी बनाएंगे। आलेखीय रूप समीकरण 1 से, यानी फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 3। तो इसमें से देखो x प्लस वाई बराबर 3, जब हम इसका आलेखीय रूप बनाएंगे तो आलेखीय रूप के लिए जो पहली शर्त थी कि सिंगल होना चाहिए, दोनों ही सिंगल है, धनात्मक होना चाहिए, दूसरी शर्त ये थी, तो दोनों ही धनात्मक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी के बराबर बना लीजिए। ये लो हम बनाते हैं x के बराबर, तो y चला जाएगा दूसरे पक्ष में और इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। ये है पहला आलेखीय रूप। ठीक है, इस आलेखीय रूप के बाद में अब हम देखो ध्यान रखना, जैसे ही आलेखीय रूप मिलता है हमें, तो जिस चर को आपने अलग निकाला है, जो अपने पक्ष में अकेला है, आप उसका मान नहीं लोगे। आप मान किसका रखोगे? y का। y का मान जैसे ही यहां रखोगे आपको x का अपने आप मिलेगा। ठीक है, हम y का रखेंगे x मिलेगा, y का रखेंगे x मिलेगा। बस यही स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखो सारणी जो आ रही है ना, मैं यहां अलग बना देता हूं एक बार। सारणी के लिए आपको कम से कम 3-3 मान लेने हैं। अब 3 मान ही क्यों लेते हैं? जब ग्राफ करेंगे ना, ग्राफ में जब दर्शाएंगे इनको तब समझ में आएगा, क्योंकि 2 मान लेने से कई बार प्रश्न गलत भी हो जाता है। 3 मान लेंगे तो तीसरा मान ही बताता है कि हमारे पहले वाले दोनों मान सही है या गलत। y बराबर 0 रखने पर, अब देखो आपकी मर्जी से आप 0, माइनस का मान, प्लस का मान कोई भी ले सकते हो, परंतु कोशिश ये करना कि बहुत बड़े मान ना हो, नहीं तो ग्राफ के अंदर दिखाने में प्रॉब्लम होगी। हम लेते हैं सबसे पहले y का मान 0। तो देखो यहाँ x है, फिर बराबर है, फिर 3 की जगह 3 है, माइनस की जगह माइनस है, और y का मान रख दिया 0। और जैसे ही y का मान 0 रखा तो देखो इसको घटा करके 3 माइनस 0 कितना होता है? 3। यानी y का मान 0 लेने पर, यहां रखेंगे सारणी में, y का मान 0 लेने पर x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3। पहला मान कंप्लीट। अब मान चेंज करते हैं। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखने पर क्या आएगा? देखिए आपको चलना यहीं से है, आलेखीय रूप से ही। x बराबर 3 माइनस 1, जहां y आएगा उसकी जगह 1 लेना है। x बराबर 3 माइनस 1 2, यानी y का मान 1 लेने पर x का मान मिलता है 2। फिर चेंज करते हैं थोड़ा सा और, 1 रख के देखा, 0 रख के देखा, 2 रख लो, 3 रख लो, माइनस का रख लो, एक मान माइनस में लेते हैं, ये माइनस 1 रखने पर x बराबर 3 माइनस, ये तो सूत्र में है, मतलब समीकरण में दे रखा था, और माइनस 1 ये y का मान। अब देखो जब ये
-1 ब्रैकेट से बाहर आएगा, सॉरी, x बराबर 3 + 1 हो जाएगा। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट से ठीक पहले किसका चिन्ह है? माइनस का। तो ये इसको चेंज करके बाहर निकाल देगा और x का मान हो जाएगा 4। यानी y का मान जब -1 लेते हैं तो x का मान प्राप्त होता है 4। ये पहली सारणी हमारी कंप्लीट, यानी ये है सारणी फर्स्ट, पहली समीकरण से। अब हम बात करेंगे दूसरी समीकरण की। इसका आलेखीय रूप बनाएंगे 3x - 2y = 4। तो पहली शर्त सिंगल, तो दोनों में से कोई भी सिंगल नहीं है। दूसरी शर्त धनात्मक, धनात्मक मान कौन सा है? यहाँ पर 3x, हम 3x को अलग रखेंगे और 2y का पक्षांतर करके ले जाएंगे दूसरे पक्ष में। अब आ जाएगा 4 + 2y / 3। ये है दूसरी समीकरण का आलेखीय रूप। अब यहां हमें क्या करना है? y का मान लेना है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे भी हम यहाँ पर। जब नीचे यानी भाग में कोई संख्या आती है तो आप सीधा अपनी मर्जी से 0, 1, 2, 3 नहीं रखेंगे। मान थोड़ा सा सोच समझ के रखना, ऐसा रखना ताकि वो 3 से विभाजित भी हो जाए। मान लीजिए कि हमने y का मान 0 लिया, तो क्या ये सही होगा? चेक करते हैं। x बराबर 4 + 2 × 0/3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, पहले गुणा करना है, ध्यान रखना, 2 × 0 0/3, यानी x बराबर होता है 4/3 और 4/3 का मान लगभग 1.333 यूं चलेगा। यानी 3 इस 4 को विभाजित नहीं करता है, तो जो 0 है वो मान गलत है, हमें नहीं लेना। तो 1 रख के देखें, अगर 1 ले लिया जाए तो अगर 1 रखते हैं तो यहां 4 + 2 × 1/3, 2 रे को गुणा करेंगे 2, 4 + 2/3 और 4 और 2 होते हैं 6, नीचे है 3 और 6 और 3 विभाजित होते हैं, x का मान मिलता है 2। हाँ ये सही है क्योंकि 6 3 से विभाजित होता है। तो पहला मान जो है ना वो हम रखेंगे 1। y बराबर 1 रखने पर x बराबर इसी आलेखीय रूप में देखते जाओ, 4 + 2 × 1/3, x बराबर 4 + 2/3, x बराबर 6/3 या x बराबर 2। यानी अब जो दूसरी सारणी हम बनाएंगे उसके अनुसार पहला मान हमने लिया है y का, y का मान रखा था 1, तो x का कितना आया था? 2। ठीक है, आया समझ में? y का मान 1 रखते ही x का मान प्राप्त होता है 2। अब इसका मान फिर चेंज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या अगला जो मान होगा वो 1 के बाद में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या माइनस में होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपने पहला मान ढूंढ लिया, बस। पहला मान क्या मिला था? 1, यानी y का जो मान था वो 1 रखने पर हमें x का मान पूर्णांक यानी पूरा पूरा मिला था। अब इस 1 से या तो 3 घटा दो या इसमें 3 जोड़ दो। अब आपको 3 3 जोड़ते हुए या 3 3 घटाते हुए लेने हैं और कोशिश ये करना कि आप माइनस वाले झंझट में ना पड़ो, प्लस में रहोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे पता चला? देखो नीचे क्या था, यहां भाग कितने से दे रहे थे हम? 3 से। जब हमें पहला मान मिल जाता है तो उसके बाद में 2 से 3 से ये बार बार
रफ कार्य करके और जांच करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा नीचे वाली संख्या पर ध्यान देना है। यदि 1 में से 3 घटा दिया जाए तो आता है -2। आप -2 रख के देख लेना, बिल्कुल x का मान आपको पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। यदि आप 1 में 3 जोड़ते हो और 4 लेते हो तो भी आपको x का मान पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ऐसे ही आगे से आगे आप 3 जोड़ करके या 3 घटा करके ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको बार बार रफ कार्य करना होगा, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। नेक्स्ट मान लेते हैं y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4 + 2 × 4/3, x बराबर 4 + 8/3 या 12/3, यानी x बराबर आता है 4। यानी y का मान 4 लेने पर x का मान भी कितना आया, 4। ठीक है, समझ आया। उसके बाद एक मान और लेते हैं y बराबर -2 रखने पर, अभी चेक किया था ना, एक माइनस में भी लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 2 × -2/3, x बराबर 4 - 4/3 या 0/3 या x बराबर 0। x का मान 0 प्राप्त होता है यदि y का मान -2 हो तो, ठीक है। तो ये थे सारणी ज्ञात करना, यानी आलेख के रूप सबसे पहले, उसके बाद में एक चर का मान हमें रखना है, दूसरे चर का मान हमें समीकरण से प्राप्त होता है। तो जब ग्राफ का सवाल आता है तो पहले ये स्थिति सारणी लिख करके और आपको 2 सारणी बनानी है। जैसी दोनों सारणी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम इसको ग्राफ के अंदर दिखाएंगे। अब ग्राफ में दिखाने से पहले ध्यान देना, जैसे आपने ये पहली सारणी कंप्लीट की, इसके नीचे एक लाइन आएगी, दूसरी सारणी कंप्लीट की, उसके नीचे भी एक लाइन आएगी और वो लाइन एक जैसी रहेगी। क्या है, मैं लिख देता हूं, बिंदुओं पहली सारणी के आधार पे बता रहा हूं, बिंदुओं 3 0। देखो निर्देशांक में ध्यान रखना भी, निर्देशांक ब्रैकेट में लिखे जाते हैं जिसमें पहला मान x का और दूसरा मान y का होता है, यानी 3 0 3 0। x का मान 3 कब था, जब y का मान 0 लिया गया था। ये एक साथ आएंगे, 2 1 तथा 4 और -1, यानी कोमा लगाना है बीच में, को ग्राफ में आलेखित करने पर, ग्राफ में आलेखित करने पर, जैसे पहली सारणी के लिए हमने ये लाइन लिखी है, वैसे ही दूसरी सारणी के नीचे भी इसी तरह से लाइन लिखनी है, केवल निर्देशांक बदल देने हैं। उसके बाद में काम आता है ग्राफ का। तो ध्यान रहे, हम यही प्रश्न ग्राफ में करेंगे, बस ये दोनों सारणी जो है, ये दोनों सारणी आप उतार के और अलग से अभ्यास कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो यही दोनों सारणियां हमारे काम आएंगी। यहीं से जो बिंदु हमने लिए हैं वो ग्राफ के अंदर दिखा करके और इसका हल ज्ञात करेंगे। तो ये था ग्राफ में हल करने का पहला स्टेप, जहां हम सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे थे। अब आएगा ग्राफ का काम, जो हम प्रकार पटरी की पेंसिल और पटरी की सहायता से करेंगे। तो अभी आप केवल आलेख के रूप पर ध्यान देंगे और इसी का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।